नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और आज से आपका अपना पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज लेकर आया है एक नया शो, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन साथ ही न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी हर खबर की पूरी पड़ताल, और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम से जानेंगे उन खबरों को लेकर के एक एक अपडेट, और होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले डाल लेते हैं उन पर एक छोटी सी नजर और फिर उसके बाद में करेंगे विस्तार से बात। तो जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहने वाली है नजर, उसमें होगी सबसे पहली खबर जिस पर आपको संसद से जुड़ी हुई, जी हाँ, पिछले 9 दिनों से अगर हम बात करें तो संसद का कामकाज नहीं चल पा रहा है, और जिसके बाद में अब आज सवाल यह है कि क्या संसद में कामकाज होगा, क्योंकि कल बैठक हुई है और बैठक के बाद में आज कितनी ये बैठक सफल रहेगी, आज कामकाज किस तरीके से होगा, इस पर रहेगी नजर। और इसके साथ ही 3 नए आपराधिक कानूनों से कैसे फायदा मिल रहा है, दूसरी ये प्रमुख खबर रहेगी, इस पर भी रहेगी हमारी पूरी तौर पर नजर। और तीसरी प्रमुख खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। जी हाँ, नतीजे आने के बाद में राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरा फोकस हमारा रहने वाला है, तो ऐसे में देखना होगा कि इन तीनों खबरों पे क्या कुछ अपडेट हमें मिल पाता है हमारे संवाददाताओं से। इन तीनों खबरों पे विस्तार से जानेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। जी हाँ, राज्य में जो बाढ़ की स्थिति है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और स्थितियों को लेकर जानकारी ली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भी आश्वासन मुख्यमंत्री स्टालिन को दिया है। तो ऐसे में क्या कुछ वहां की स्थिति है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ में, और वहां की स्थितियों को लेकर जानकारी ली। इसके साथ ही ये भी वादा किए, भरोसा जताया कि जो भी मदद होगी केंद्र की तरफ से वो भी आप तक दी जाएगी, इसका आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके के हालात तमिलनाडु में हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां की स्थितियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ बातचीत करके, और साथ ही भरोसा भी जताया है कि कोई भी परेशानी और कोई भी बात होगी तो हम आप तक हर मदद पहुंचाएंगे। ये आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए। तो ये थी आज की प्रमुख खबर और इस पर भी रहे करेंगे हम बात, लेकिन इसके साथ ही जिन 3 प्रमुख खबरों पर न्यूज पंच के जरिए बात होगी, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख। तो जी हाँ, ये प्रमुख खबरें हैं जिसमें सबसे पहले आज न्यूज पंच में जिन खबरों को लेकर बात होगी वो होगी संसद भवन से जुड़ी हुई, क्योंकि संसद में कामकाज की जब हम बात कर रहे हैं तो मात्र 75 मिनट कामकाज हुआ है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर क्यों इतना कम काम हुआ है, और ऐसे में सवाल यही है कि संसद का समय कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। लगातार जिस तरीके से हंगामा हमें देखने को मिल रहा है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और गतिरोध जो लगातार बना हुआ है, क्या आज ये खत्म हो जाएगा? दरअसल गतिरोध खत्म होगा या नहीं, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हर किसी के जहन में ये सवाल है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र जो कि 25 नवंबर से शुरू हुआ था और तब से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही संसद में नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही जब हमने देखा, जानकारी ली कि बीते 5 दिनों का पूरा हिसाब किताब जब हमने निकाला, तो उस हिसाब किताब ने वाकई हमें और ज्यादा हैरान कर दिया है। क्योंकि हैरानी वाली बात इसमें यह है कि पिछले 5 दिन के अंदर मात्र 75 मिनट ही संसद चल पाई है। दरअसल विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से संसद नहीं चल पा रही और संसद भवन का पूरा कामकाज जो है वो ठप पड़ा हुआ है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 6ठा दिन है और 6ठे दिन में ऐसे में आज से कामकाज पूरी तरह से होगा या नहीं, ये अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे से संसद शुरू होने वाली है। लेकिन वहीं सोमवार की अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको लेकर बैठक की थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी नेता शामिल हुए, और इस बैठक में यह तय हुआ कि 3 दिसंबर यानी कि आज का दिन, आज से दोनों सदन सुचारू रूप से चलाए जाएंगे। इस पर करेंगे अपने संवाददाता से बातचीत, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि 25 नवंबर से लेकर अभी तक यानी कि 5 दिन में संसद में कितनी देर संसद भवन चली है, कितना कामकाज हुआ है, ये एक बार ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं।
क्योंकि अगर हम देखें तो 5 दिनों की ये कार्रवाई रही और 5 दिन में मात्र 75 मिनट ही ये कार्रवाई चल पाई है, जिसमें पहला दिन था 25 नवंबर और पहले दिन आप समझिए कि सिर्फ 10 मिनट ये कार्रवाई चल पाई है। इसके साथ ही जो दूसरा दिन था 26 नवंबर संविधान दिवस और संयुक्त बैठक इस दिन हुई है 26 तारीख को। दूसरे दिन पे 27 नवंबर की अगर यानी कि तीसरे दिन की अगर हम बात करते हैं, दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो 10 मिनट का सत्र चला है, मात्र सिर्फ 10 मिनट का। तो कामकाज आप सोचिए कि क्या ही हुआ होगा इस बीच। 28 नवंबर की अगर हम बात करें तो मात्र 10 मिनट ये संसद चल पाई है 28 नवंबर को भी, क्योंकि कुल मिलाकर हमने जो आज है जब हिसाब हमने गणित बनाया इसका तो 5 दिन में मात्र 75 मिनट ये संसद चली है। 29 नवंबर की जब हम बात करते हैं तो मात्र 10 मिनट ये संसद भवन चल पाई है। बाकी पूरा जो सत्र था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। और उसके बाद में 2 दिसंबर यानी कि 5वें दिन की जब हम बात करते हैं तो मात्र 35 मिनट संसद भवन चली है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई अब आज जब छठा दिन है शीतकालीन सत्र का तो आज संसद भवन में सुचारू रूप से कामकाज हो पाएगा या नहीं। तो ये तो था कि 75 मिनट हम कैसे कह रहे हैं लगातार, क्योंकि 5 दिन में मात्र 75 मिनट काम हुआ है और इन 75 मिनट में किस किस दिन कितने मिनट काम हुआ ये हमने जाना। लेकिन इसके साथ ही कार्रवाई का पूरा जो ब्यौरा है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। उसके बाद हम संवाददाता से भी बात करेंगे। 27 नवंबर की अगर हम बात करें तो अडानी मुद्दे पर लोकसभा में काफी हंगामा हमें देखने को मिला है। और हंगामे के साथ ही अगर हम अगले दिन की बात करें यानी कि 28 नवंबर की हम बात करते हैं तो प्रियंका गांधी ने लोकसभा सांसद की शपथ ली थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। इसके साथ ही अगर हम अगले दिन की बात करते हैं यानी कि 29 नवंबर लोकसभा और राज्यसभा में अडानी और साथ ही संभल में जो हिंसा हुई थी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ हमें नजर आया है। इसके बाद आती है बारी 2 दिसंबर की, जब सरकार और विपक्ष के बीच सदन चलाने को लेकर सहमति बनी, क्योंकि कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से एक बैठक बुलाई गई जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद उस बैठक में मौजूद थे। और उस बैठक में यह सहमति बनी कि ठीक है अगले दिन से यानी कि आज से 3 तारीख से संसद भवन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। हालांकि कुछ शर्तें भी बनी है इसी बीच। इस पर कर लेते हैं बातचीत, क्योंकि हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ कल बैठक की थी। सरकार और विपक्ष के नेता इस बैठक में शामिल हुए और इस बीच कहीं ना कहीं जो गतिरोध लगातार बना हुआ था, जिस वजह से लगातार हंगामा हो रहा था, वो हंगामा कहीं ना कहीं अब खत्म होता नजर आ रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि अब आज से जब संसद भवन का सत्र आज जब शुरू होगा छठे दिन, तो आज ये गतिरोध हमें नजर नहीं आएगा, यानी कुछ सुचारू रूप से कामकाज होगा। जो विधेयक पेंडिंग है उन पर बात होगी। इसके साथ ही इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ में शैलेंद्र। फिलहाल अगर हम देखें तो आज संसद भवन के शीतकालीन सत्र का छठा दिन है। उम्मीद की जा रही है कि आज सुचारू रूप से सदन चलेगा। कृतिका, उम्मीद हर दिन होती है जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन संसद भवन परिसर में जो नजारा है मकर द्वार पर, वो अगर वही अंदर रहा तो फिर एक तरह से देखें ये गतिरोध बना हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि हम कल जानते हैं कि एक सहमति बनी थी कि मुद्दों पर चर्चा भी हो और बाकी कामकाज भी हो और सदन की कार्रवाई चले। संविधान पर चर्चा मान ली गई थी, 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में होनी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि विपक्षी सांसद वो तख्तियां लेकर आए हैं और मकर द्वार पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। जी शैलेंद्र, लेकिन अगर हम देखें तो मुद्दों को लेकर के कल ये सहमति बन गई थी जब बैठक हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब ये बैठक ली कि अब आगे सदन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे विधेयक हैं जो पेंडिंग है, जिन्हें कहीं ना कहीं पेश होना है सदन में। तो ऐसे में कामकाज नहीं हो पाएगा अगर लगातार ये गतिरोध बना रहा तो। देखिए, निश्चित तौर पर किन मुद्दों को लेकर सहमति हुई थी उसमें स्पष्ट था कि जो भी मुद्दे पर चर्चा विपक्ष चाहता है वो थोड़ा सा उसमें नियमों के मुताबिक जो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति फैसला करते हैं चर्चा के लिए उस पर सत्ता पक्ष राजी है। और तब ये सहमति बनी थी कि ठीक है आज से संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, विपक्ष उसमें सहयोग करेगा। अब देखना होगा कि सदन के अंदर क्या माहौल होता है। क्या शुरू में 11 बजे एक हंगामा होता है, उसके बाद 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई चलेगी, या फिर 12 बजे प्रश्नकाल राज्यसभा में, उसके बाद कार्रवाई आगे चलने को लेकर सहमति होगी। देखना होगा कि क्या कोई रास्ता निकलता है जिससे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन सदन के बाहर यानी संसद भवन परिसर के अंदर हम देख रहे हैं कि वही रुख है विपक्षी दलों का, और आज तख्तियां लेकर कई मुद्दों को लेकर वो हंगामे कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।
चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार अगर देखा जाए तो अभी भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है, तख्तियां लेकर के वहां पर सांसद पहुंचे हैं और ऐसे में अभी भी सवाल कहीं ना कहीं यही बन रहा है कि जो कल बैठक हुई थी उस बैठक के बाद में सहमति ये बन गई थी, लेकिन क्या अब चीजें सही होंगी? जिस तरीके से सवाल अभी भी यही बना हुआ है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में संसद का शीतकालीन सत्र का छठा दिन शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इसके उलट नजर आ रही हैं। तो आज का शीतकालीन सत्र कैसा रहेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर लगातार, लेकिन साथ ही खबरों का सरपंच यानी कि न्यूज पंच में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक ऐप लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो ब्रेक से पहले हमने पहली खबर का जिक्र किया, संसद भवन में शीतकालीन सत्र आज छठा दिन है और किस तरीके से वो रहने वाला है उस पर हमने की बात। लेकिन इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर की। जी हां, बीती 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए, जिसका फायदा आम जनता को बखूबी मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और इन्हीं नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और साथ ही राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर तो हमारी नजर लगातार रहेगी ही, लेकिन साथ ही अगर नए आपराधिक कानूनों की हम बात करें तो इसमें दंड की जगह पर न्याय पर फोकस दिया गया है और पहली बार आतंकवाद को भी इसमें परिभाषित किया गया। साथ ही राजद्रोह की जगह देशद्रोह को इसमें शामिल किया गया है। अब तारीख पर तारीख नहीं मिल रही, बल्कि अब स्पीडी ट्रायल के जरिए स्पीडी जस्टिस मिलता हुआ नजर आता है। तो 3 नए आपराधिक कानून में और क्या कुछ खास है, ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डालेंगे इस पर कि जो 3 नए कानून लाए गए हैं वो किस तरीके से आम जनता के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। जो पहले के पुराने जमानों की अगर हम बात करें तो एक वक्त वो था जब तारीखों पे तारीखें मिलती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हर मामले में जो समय सीमा है वो अब तय कर दी गई है, क्योंकि अब जो नए 3 कानून है 150 साल बाद कानूनों में ये बदलाव हुआ है और ऐसे में नए कानून आने के बाद में लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें और क्या कुछ खास है 3 नए कानूनों में, उस पर हम नजर डालते हैं। जी हां, अब इस बार जो 3 नए कानून हैं उनमें दंड की बजाय न्याय पर सीधा फोकस किया गया है और पहली बार आतंकवाद को भी इन 3 कानूनों में परिभाषित किया गया है, जो कि अपने आप में एकदम अलग है। साथ ही राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह को अपराध बनाया गया है इसमें। और इसमें और क्या कुछ खास है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो लगातार सामने आती थी उसको देख करके ये कानून बनाया गया कि आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का भी अधिकार नहीं दिया गया है इसमें। तो इस तरीके से काफी कुछ चीजें हैं, काफी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें बेहद खास है। संगीन अपराध की अगर हम बात करें तो उसमें फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना अनिवार्य है। साथ ही 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी हो जानी चाहिए, यह भी प्रावधान इन कानून में रखा गया है। दुष्कर्म केस में आरोप पत्र का भी टाइमलाइन इसमें तय कर दी गई है, जो कहीं ना कहीं पीड़ित के लिए काफी मददगार साबित होती हुई नजर आ रही है। दुष्कर्म केस में जांच की जो अवधि है उसे 180 दिन फिक्स कर दिया गया है। पूरी जांच 180 दिन के लिए की जाएगी, 180 दिन में पूरी की जाएगी। अदालत के लिए भी समय सीमा अब तय कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रायल के बाद अदालत को 30 दिन में अपना फैसला भी देना होगा। जब ट्रायल पूरा हो जाएगा तो अदालत आगे अपना फैसला 30 दिन के अंदर उसे देना होगा, ताकि जिससे कि कहीं ना कहीं जो लगातार तारीख पे तारीख मिलती थी और हजारों की संख्या में जो केस पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि इन 3 नए कानून से आम जन यानी कि आप और हमें क्या फायदा सीधे तौर पर मिल रहा है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। आम लोगों को अब तारीख पे तारीख जो पहले मिलती थी उससे अब छुटकारा मिल गया है। अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, बल्कि अब मिलेगा सीधा न्याय। दंड की बजाय अब न्याय पर जोर दिया गया है। छोटे अपराध, दिव्यांग या फिर जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है
उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अलग प्रावधान है। 3 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी की अनुमति भी इसमें जरूरी की गई है। इसके साथ ही पुलिस की जवाबदेही भी सुनिश्चित है, इसमें सुनिश्चित कर दी गई है इन कानून के जरिए, जो सीधे तौर पर आप और हमें इसका फायदा मिल रहा है। एफआईआर की जानकारी जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम तक भी आपको साझा करनी होगी, ये पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई है। 90 दिन में पीड़ित को जांच की पूरी जानकारी देनी होगी कि उसका जो केस है उसकी जांच कहां तक पहुंची है। चार्जशीट दाखिल होने पर 60 दिन के अंदर ट्रायल शुरू करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसके साथ ही हिट एंड रन कानून भी मजबूत हो गया है, क्योंकि ये मामले काफी ज्यादा सामने आते थे। हिट एंड रन के केसेस हमने देखे हैं कि हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे थे, ऐसे में वो कानून भी अब मजबूत कर दिया गया है। इसके साथ ही शादी का झूठा वादा करके महिला का उत्पीड़न करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। दुष्कर्म केस में आरोप पत्र की भी अब टाइमलाइन तय कर दी गई है, यानी दुष्कर्म केस जो भी अगर मामला सामने आता है तो इसमें अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, बल्कि अब पूरा न्याय किया जाएगा। और इस न्याय के लिए कहीं ना कहीं हम देखें तो एक समय सीमा तय कर दी गई है। इस पर कर लेते हैं अब बातचीत। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सुधाकर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून पर अपना संबोधन भी देंगे और साथ ही समीक्षा की जाएगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल कृतिका, मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूँ और चंडीगढ़ आप राज्य और यूटीज को देख लें तो और पहला यूटी है जिसने 100% इम्प्लीमेंट किया है इन तीनों कानूनों को, और सिर्फ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। अब देखिए 5 महीने के भीतर 900 से ज़्यादा एफआईआर और 4 यहाँ कन्विक्शन भी हो चुके हैं। तो पुराने कानून में कहीं भी ऐसा नहीं था कि 5 महीने के भीतर आप किसी को सजा दिला सके। वो यहाँ चंडीगढ़ में संभव हो पाया, देश में संभव हो पा रहा है। तो उस लिहाज से पीएम मोदी ने चंडीगढ़ को चुना है और यहाँ से वो सुरक्षित समाज विकसित भारत का संदेश देने वाले हैं। कृतिका जी सुधाकर, इसके साथ ही अगर हम देखें और जब हम कानून की बात करते हैं तो 150 साल बाद कानूनों में ये बड़ा बदलाव, और इसके साथ ही आम जनता को कई सारे फायदे इसके जरिए मिल रहे हैं। और उस आम जनता में आप और हम भी शामिल हैं, खासतौर पर आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तमाम लोगों से भी बात आपकी होती होगी। वो इन तीनों नए कानून से कितने खुश नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए आप 150 साल जो पुराने कानून थे, एक तरह से पीएम मोदी औपनिवेशिक काल की जो छाप थी हमारे देश के ऊपर, और उससे बाहर निकाला है इन कानूनों के जरिए देश को उन्होंने। निश्चित तौर पर जब बात पुलिस कर्मियों से हुई, आम लोगों से हुई, तो पिछले कानून में क्या था, पुलिस के अधिकार ज़्यादा सुरक्षित संरक्षित थे। इन कानूनों में आम लोगों के अधिकार ज़्यादा सुरक्षित संरक्षित थे। एक तरह से ये विक्टिम सेंट्रिक यानी पीड़ित केंद्रित ये कानून बना गया। और आपने जिक्र भी किया कृतिका, किस तरह से चाहे एफआईआर की कॉपी देनी हो, जांच के बारे में उनको अपडेट करना हो, या टाइम आउट तरीके से एफआईआर दर्ज करने से लेकर 3 साल के भीतर अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना है तो वो सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। तो ये इस कानून में जिक्र है। तो ना सिर्फ स्पीडी ट्रायल बल्कि स्पीडी जस्टिस भी इस कानून के जरिए मिल सकेगा, इन कानून के जरिए। जी सुधाकर, अगर हम देखें तो मॉब लिंचिंग के मामले, हिट एंड रन के मामले, साथ ही दुष्कर्म के मामले जिनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, उन पर भी कहीं ना कहीं इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को लेकर के, इन तीनों मामलों को लेकर कानून हमारा मजबूत हो गया है और कहीं ना कहीं जो अपराधी है उसके अंदर एक डर जरूर पैदा हो गया इन तीनों नए कानून के बाद। बिल्कुल सही कहा ऋतिका आपने। कृतिका, जो महिला और बच्चों से संबंधित अपराध हैं उनके लिए एक अलग से अध्याय ही इन कानून में जिक्र किया गया है। पहली बार मॉब लिंचिंग को न सिर्फ परिभाषित किया गया है बल्कि मौत तक की सजा उसके लिए सुनिश्चित की गई है। आपने भी जिक्र किया, आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया। आज जब भारत विकसित बनने का सपना देख रहा है तो हम जानते हैं कि जो पड़ोसी मुल्कों से, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से किस तरह के भारत के ऊपर खतरे हैं, तो उसको देखते हुए आतंकवाद को परिभाषित किया गया। इस तरह की कई व्याख्या। और आखिरी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ सजा का प्रावधान ही नहीं है, अगर छोटी जुर्म है तो आप सामुदायिक सेवा के जरिए भी आप अपनी सजा पूरी कर सकते हैं। तो उस तरह के भी प्रावधान इन कानूनों में है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 3 नए कानून, तो 150 साल पुराने जो अंग्रेजों के कानून से, उससे अब हम सभी को राहत मिल चुकी है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इन तीनों नए कानूनों की समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं अब अगली अहम खबर का, जो है महाराष्ट्र से जुड़ी, जिस पर इस वक्त सिर्फ महाराष्ट्र की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की नजर है। जी हां, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तारीख भले ही अब तय हो गई हो, लेकिन सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 23 नवंबर को नतीजा आने के बाद से लगातार उस पर मंथन हो रहा है। बीते 9 दिनों में चल रहे इस राजनीतिक घटनाक्रम का अब खत्म होने का भी समय आ चुका है। बीते कल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के लिए 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। और कल यानी कि 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र चुनावों से लेकर अब तक पिछले 9 दिनों में महाराष्ट्र में क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिला है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं इस पर भी, क्योंकि लगातार 23 तारीख को नतीजे आए थे और 23 तारीख को नतीजे आने के बाद में ये हर रोज नया नया घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहा है। 23 नवंबर को नतीजे आए, जिसमें महायुति ने 230 सीटों पर अपना कब्जा किया। एक बड़ी जीत महायुति ने हासिल की है, महाविकास आघाड़ी को हराते हुए, पीछे छोड़ते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटों पर कमल खिलाया, वहीं शिवसेना ने 57 और एनसीपी 41 सीटों पर जीत दर्ज की। 25 नवंबर को एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का जो पूरा फॉर्मूला है वो तय किया गया। उसके बाद 27 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री सीएम उन्हें मंजूर है, जिससे यह साफ हो गया कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। 28 नवंबर को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। महायुति की अहम बैठक थी, कई घंटे तक बैठक चली। 29 नवंबर को भी महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से वो चल गई, किन्हीं कारणों की वजह से। 30 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद 5 दिसंबर को आपको बता दें कि आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां वहां पर जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल यानी कि 2 तारीख को 2 पर्यवेक्षक भी महाराष्ट्र के लिए नियुक्त किए हैं। इन 2 पर्यवेक्षक की अगर हम बात करें तो एक है निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं और दूसरे हैं विजय रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद में अब कल यानी कि 4 तारीख को भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हो सकती है और इसमें कहीं ना कहीं जो नेता है वो चुना जाएगा सदन का। तो ऐसे में नजर हमारी लगातार बनी हुई कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी अभी भी लगातार सस्पेंस बरकरार है। फॉर्मूला जरूर सबके सामने आ गया हो। योगेश शीतल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा मुंबई से, उनका रुख करते हैं। योगेश, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, कई तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन फॉर्मूला जरूर अब तय हो चुका है। और क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, किस तरीके की तैयारियां? देखिए कृतिका, कल शाम हम आजाद मैदान में गए थे जहां पे पूरी तैयारियां हो रही है। कुल अलग अलग मंच बनाए जाने की जो बात है वो हुई है। जो क्योंकि साधु सन्यासी जो हैं, संत हैं, उनको भी बुलाया गया है। हर रिलीजन से के जो सेंट्स हैं वो वहां पर आएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे। जो 22 मुख्यमंत्रियों को जो है इन्विटेशन भी गया है और विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी इन्विटेशन गया है। कल चंद्रशेखर बावनकुले और जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां पे आए थे रिव्यू के लिए। सुबह भी वो लोग वहां पे रिव्यू के लिए गए, स्थितियां और क्या व्यवस्था है उसको देखने के लिए। जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता हैं जैसे उद्धव ठाकरे हो गए या फिर शरद पवार हो गए या फिर नाना पटोले हो गए, इन सब लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। वहां पर करीब 40,000 लोगों के आने की संभावना है। 13 ब्लॉक जो है, 13 अलग अलग ब्लॉक्स वहां पर बनाए गए हैं। 3 अलग अलग मंच बनाए गए हैं। कल्चरल इवेंट्स भी होगा। आपको मैं याद दिला दूं 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वानखेड़े स्टेडियम में इसी तरीके का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। इसमें फिल्म सेलिब्रिटी, म्यूजिक कंपोजर्स भी आए थे और उन्होंने वहां पे कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था। कुल मिलाकर बहुत बड़े आप कह सकते हैं स्तर पर जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम होगा। दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया भी कि विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण दोनों महाराष्ट्र आएंगे और फिर कल जो है विधायक दल की बैठक जो है विधानसभा की जो सेंट्रल हॉल है वहां पर बैठक
बैठक होगी, जिसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता कौन होगा बेसिकली। उसके बाद समझिए कि एक तरीके से मुख्यमंत्री का ही चयन होगा। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो राज्यपाल के पास जाएंगे। राजभवन में तीनों नेता जो है एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि सरकार जिनकी रहेगी वो वहां पर जाएंगे और उसके बाद जो है अपना जो एमएलए का जो नंबर है उसको वहां पे शो करके सरकार बनाने का दावा रखेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि संभावित है कल की जाएगी, लेकिन जो है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कल संभावित है। जी योगेश, मुख्यमंत्री का नाम तो साफ हो जाएगा, लेकिन आजाद मैदान में जो तैयारियां हो रही है, जो आपने बताया कि काफी भव्य तैयारी है, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में कुछ अपडेट मिल पाई है कि क्या वहां पे सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे या फिर दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे या पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ ले सकता है? इसको लेकर कोई अपडेट फिलहाल योगेश? देखिए, इसमें औपचारिक रूप से कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया है, लेकिन क्योंकि कल हम लोग वहां पर थे, कई पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भी वहां पर आए थे, पार्टी के शीर्ष नेता भी वहां पर थे, तो दूसरी और तीसरी पंक्ति के जो नेता हैं उनसे जो हमारी बात हुई उसके मुताबिक वहां पे जो बाकी जो मंत्रिमंडल में जो लोग रहेंगे वो भी वहां पर आएंगे और वहां पर उनका भी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी वहां पर होगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके का कार्यक्रम है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात आगे हो सकती है और फिर स्पेशल सेशन जो विशेष सत्र है वो 7 से 8 तक की जो बात है वो सूचना जो है वो भी मिल रही कि विशेष अधिवेशन जिसको कहते हैं विशेष अधिवेशन रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कल के बाद चीजें और स्पष्ट हो पाएगी। जी योगेश, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि कल अजीत पवार दिल्ली आए थे, तो क्या अब वो वापस मुंबई पहुंच चुके हैं? योगेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल अजीत पवार जो है वो कल दिल्ली आए थे और क्या अब वो वापस मुंबई पहुंच चुके हैं? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं तो घटनाक्रम जो है लगातार बदल रहा है। 5 तारीख का ऐलान हो चुका है कि 5 तारीख को पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। आजाद मैदान में तैयारियां भव्य रूप से की जा रही है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इसी के साथ फिलहाल आज के इस न्यूज पंच में फिलहाल मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात और अन्य खबरों के साथ। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।